नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। कारगिल विजय दिवस समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। कवि सम्मेलन, सैनिक सम्मान समारोह का भी आज आयोजन है। 5:30 बजे मुख्य सेवन सदन में कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। सीएम धामी के आज कार्यक्रम जानकारी दे दें। कारगिल विजय दिवस समारोह में सबसे पहले सीएम धामी पहुंचेंगे। उसके बाद कवि सम्मेलन पर सैनिक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। 5:30 बजे का समय जब मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कारगिल विजय दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जानकारी दे दें, 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले तमाम तैयारियां और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि देते हुए भी सीएम धामी नजर आए। कवि सम्मेलन, सैनिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। कवि सम्मेलन, सैनिक समारोह का आयोजन भी हो रहा है। 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 5:30 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन और सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यशराज, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। किन किन कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे? बिल्कुल, आज यदि बात करें आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दैनिक कार्यक्रम की, तो आज का दैनिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का या कारगिलों के शहीदों के नाम दर्ज किया जा रहा है। ये तो यदि बात करें तो सुबह 8 बजे 8:10 पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारगिल के वीरों को जो शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया और साथ ही साथ रन फॉर मैराथन भी उन्होंने किया। यानी कि कारगिल के जो शहीद हों उसके लिए उन्होंने दौड़ भी लगाई। और उस पर यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उसके साथ साथ कई विद्यालय के बच्चे भी वहां पर मौजूद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को कहा कि कारगिल युद्ध जो है ये अपने आप में भारत के लिए काफी मायने रखता है। क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुई थी तो उस समय भारत उस स्थिति में नहीं था कि वो जीत दर्ज कर सके। हालांकि यदि बात करें तो भारत ने अभूतपूर्व जीत कारगिल युद्ध में हासिल की थी। लेकिन यदि बात करें तो कारगिल युद्ध जो हुआ था तो उसमें पाकिस्तान जो है वो पहले से ही गुपचुप तरीके से वो भारत में घुस चुका था और कारगिल जैसे खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ करके ऊपर से गोला बारूद वो वहां पर ला करके ऊपर से गोली छोड़ रहा था, जिससे भारतीय जवान को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन भारतीय जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के जो क्षेत्र में कारगिल जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड हो गया था, समझिए उस पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो गया था, उसको पूरी तरीके से मुक्त करवा लिया और उसी के बाद ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है भारत में। जो एक अभूतपूर्व यदि बात करें शौर्य गाथा इस कारगिल युद्ध की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कारगिल विजय सबसे अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ी चढ़ाई थी और साथ ही साथ भारतीय सेना के पास उस समय ऐसे अत्याधुनिक उपकरण भी नहीं थे, उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल में विजय हासिल की और पाकिस्तान को धूल नाको चने चबा दिया। उसके बाद के कार्यक्रम की बात करें तो 8:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पहुंचे। अपने आवास पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ शासकीय कार्य को अंजाम दिया और शासकीय कार्य के बाद की यदि बात करें तो शाम करीब 5:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कारगिल के वीर शहीदों को नमन की जाएगी और उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ उन पर
अभिनंदन किया जाएगा। यानी कि उनसे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें कवि आएंगे और कवि अपने कविता के माध्यम से उन वीर शहीदों और खास करके जो सैनिक, जो अभी वर्तमान में जो सैनिक हैं, उनके सम्मान में वीर गाथाएं गाएंगे और साथ ही साथ अपनी कविताओं से सैनिकों का सम्मान करेंगे। तो यह जो है मुख्य सेवक सदन जो देहरादून में है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवास है, वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम में कारगिल के शहीदों को भी नमन करेंगे और साथ ही साथ वीर गाथाओं का श्रवण करेंगे। और जहां से यदि बात करें तो कई उत्तराखंड से कई ऐसे रचनाकार, कई ऐसे कवि भी वो मुख्य सेवक सदन आज पहुंचने वाले हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कई काव्य गाथाएं गाएंगे और साथ ही साथ उनकी जो उनका एक सैनिक की जो परेशानियां होती है, एक सैनिक का जो शहादत होता है, एक सैनिक की जो उद्देश्य होता है, भारत माता के प्रति प्रेम समर्पण होता है, उसके विषय में भी कवि जो है अपनी रचना से लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर यदि बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सैनिकों का सम्मान होता है। और यदि बात करें तो भारत ने आज तक कभी कोई युद्ध को नहीं हारा है, भारत हमेशा से सभी युद्ध में विजय ही हुआ है। हालांकि यदि बात करें तो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था तो उसमें भी यदि हार की बात करें तो हार तो नहीं हुई थी, लेकिन भारत अभी तक जितनी भी युद्ध लड़े हैं, भारत के द्वारा लड़ा गया है, सभी में सिर्फ और सिर्फ जीत ही भारत ने दर्ज किया। और जितने भी युद्ध हुए हैं सब छद्म युद्ध की बात करें, यानी कि जो हमारे दुश्मन देश थे सभी ने भारत पर छद्म युद्ध किया, छद्म युद्ध से लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी भारत ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। और यदि पाकिस्तान की बात करें, जो कारगिल युद्ध है, तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान को तो 3 बार धूल चटा दिया गया है। पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पर कारगिल युद्ध की यदि बात करें या उससे पहले युद्ध की बात करें तो पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया था। तो अपने भारतीय सैनिक की यह गाथा जो है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक परिवार से आते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सैनिकों के प्रति हमेशा से सम्मान रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा सैनिकों की वीर गाथाएं गाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी खुद वो सैनिक थे। जब वो खुद सैनिक है, यानी कि सैनिक कल्याण मंत्री भी सैनिक है उत्तराखंड के। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री है वो भी यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, सभी देशवासियों के लिए ये गौरव का पल और गौरव का दिन होगा। और जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सैनिकों को सम्मान भी दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, पूर्व सैनिकों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सदैव देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। कारगिल का युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत की सेनाओं ने कठिन चौकियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस, वीरता का परिचय दिया। और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौतों की मेज पर भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मेज पर भी ये युद्ध जीता गया। और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहे। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए और नौजवान आए, बड़े बुजुर्ग हैं, माता मातृशक्ति है, सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महिला अपराध, पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और परिवर्तन संकल्प यात्रा को पूरे प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जनता के मुद्दे को लेकर घर घर पहुंच रही है। बेरोजगारी, बच्चों पर, छात्रों पे, छात्राओं पे, लड़कियों पर लाठीचार्ज, उनके कपड़े फाड़ देना, पूरे देश के अंदर जो अराजक माहौल बनाया हुआ है। और परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में हो रही है तो भैया इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा अयोध्या में, इन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ा, 223 किलो सोना हड़प कर गए। और अब बद्रीनाथ, जहां मोक्ष धाम होता है, जहां इनको आखिरी में जाकर के मोक्ष की प्रार्थना करनी है, उस मोक्ष धाम बद्रीनाथ में भी इन्होंने डाका डाला है। ये तो मुद्दे है असली, सारे मुद्दे यही तो है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कौन है? नौजवान से बड़ा मुद्दा कौन है? और जिसका ठेका इन्होंने ले रखा था धर्म का, सनातन धर्म, हिंदुत्व, राम, सारा ठेका जो ले रखा था, अब पता लगा कि ये तो असली रावण है। चलिए आपको सीधा फतेहपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जनपद था, विकास के पायदान पर पीछे, न विकास की सड़कें थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न औद्योगिक निवेश था, और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। नौजवान की नौकरी पे एसएफआई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज वो आप सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। आज जब मैं देखता हूं यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं, यूपी पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं। और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि फतेहपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो, या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है
कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है और मेडिकल कॉलेज आज यहां की स्वास्थ्य की सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी आपके फतेहपुर के अंदर तैयार हो रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी प्रदर्शनी को, कितनी अच्छी प्रदर्शनी थी, कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल पहले भी था, एक क्षमता पहले भी थी। यहां पे पीओस काम कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का कुजीन एक नई पहचान बना रहा है। यहां का नौजवान जहां कहीं भी जाता है अपनी पहचान बनाता है। और जब मैं यहां के अन्नदाता किसानों की जो भी जैविक प्रोडक्ट है, नेचुरल फार्मिंग के कार्यों को देखता हूं, खासतौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री के रूप में श्री दुन्नी भैया ने जो है उनके खेत की उपज जब प्राप्त होती है, रणवेंद्र सिंह धुन्नी जी के खेत से, तो मुझे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहनों और भाइयों, क्या ये 2017 के पहले संभव था? क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं था, क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सफाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही ये लोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के मंत्र के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ डबल इंजन की सरकार अब विकास के कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि हर घटना के बाद जांच की घोषणा तो होती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। तरीके से खड़ी है और युवाओं से संवाद की प्रक्रिया सरकार का एक सतत विषय होना चाहिए। और जो संवाद नहीं हो रहा है, जो बातचीत नहीं हो रही है और उसकी जगह लाठी मारी जा रही है बच्चों पे, हमारी बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार करा है, उन पुलिस वालों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ सख्त। और कांग्रेस पूरी तरीके से, आपने देखा नेता प्रतिपक्ष जी ने पहले संसदीय परंपरा को ज्वलंत करते हुए स्पीकर से मांग करी कि इस पे डिबेट हो, लेकिन स्पीकर ने कहा कि साहब मुझे सरकार की इजाजत चाहिए। तब जाके वो लोग धरने पर बैठे वहां प्रधानमंत्री जी के आवास के बाद। दिल्ली में चल रहे सीजेपी आंदोलन के दौरान मंच से पुलिस की नौकरी छोड़ने का दावा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के कथित सिपाही शेर सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने स्पष्ट किया कि शेर सिंह वर्ष 2025 से एक गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद होने के बाद निलंबित हैं और सक्रिय पुलिस सेवा में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि शेर सिंह पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो हरिद्वार रुड़की के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के गिरोह से जुड़ा पाया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे विभाग से निलंबित कर दिया गया था और फिलहाल उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक दिवसीय धार्मिक दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े स्थित मां माया देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने भी उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि सिद्धू करीब 2 महीने पहले भी मां माया देवी के दर्शन करने हरिद्वार पहुंचे थे। उनके इस दौरे को पूरी तरह धार्मिक बताया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।